आज हम बीए पाठ तृतीय में धन निर्गमन के रूप पढ़ेंगे। अंग्रेजों की भारत विजय तथा उनकी हस्तक्षेप नीति का मुख्य कारण आर्थिक था। अतः उन्होंने भारत के संभावित आर्थिक धन का शोषण करने के लिए हर प्रकार के साधन अपनाए। उन्होंने अपने शासनकाल में ही भारत की आर्थिक दशा को शोचनीय बना दिया। 1857 में भारत पर प्रत्यक्ष और औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी जिसने भारत की नीयति पर दूरगामी परिणाम प्रभाव छोड़े। ब्रिटिश ताज द्वारा राजनीतिक सत्ता और उत्तरदायित्व संभाल लिए जाने का परिणाम यह हुआ कि भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के स्वरूप को लेकर उठने वाली सभी आशंकाओं को समाप्त कर दिया गया, शांत कर दिया गया। हमेशा के लिए यह मिथ्या टूट गया कि अंग्रेज यहाँ मात्र व्यापारिक उद्देश्य से ही आए हैं। कतिपय भारतवासी ऐसी भी धारणा रखते थे कि अंग्रेज शासन भारतीयों के लिए कल्याणकारी है। यह धारणा साम्राज्यवादी या साम्राज्यवाद के समर्थकों की ही हो सकती है, जनसाधारण की नहीं। परंतु इन समर्थकों को भी इस तथ्य से अपरिचित नहीं होना चाहिए कि साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने विश्व सहित अपने उपनिवेशों की धन संपदा को किस निष्ठुरता से दोहन किया और 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन में आर्थिक दोहन में साम्राज्यवादियों ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। 1857 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। विद्रोह के समय भारत विश्व में आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। उस पर विश्व के सर्वाधिक विकसित एवं औद्योगिक देश इंग्लैंड का प्रभुत्व हो चुका था। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक क्षेत्र में वही नीति रही जो ब्रिटिश कंपनी की 1857 से पूर्व थी। इसका अर्थ यह भी नहीं कि 1857 के प्रशासन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। ब्रिटिश सरकार ने नए कई कानून बनाकर अधिकांश भारत की संपदा और जनता के शोषण के संबंध में कानून बनाए। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने यातायात के साधनों में रेलगाड़ी चलाकर संदेश वाहन में तार भेजने की व्यवस्था कर भारतवासियों को संतुष्ट करना चाहा और भारतवासियों ने उनकी इस उपलब्धि की प्रशंसा की। किंतु ये साधन भी भारत के धन दोहन के साधन मात्र बनकर रह गए। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजने को बाध्य किया गया। भारत का वस्त्र उद्योग समाप्त किया जाने लगा, इससे कि जिस क्षेत्र में वह काफ़ी अग्रणी था। साथ ही मैनचेस्टर और लंकाशायर के वस्त्रों को यहाँ जबरदस्ती खपाया गया। व्यावसायिक कृषि प्रारंभ करने पर बल दिए। कृषि के पुराने तरीकों की अवनत दिशा में किया गया। ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई के साधन भी उपलब्ध नहीं कराए और ऐसे प्रदेशों पंजाब, उत्तर प्रदेश व बंगाल में जहाँ की प्राकृतिक सिंचाई के साधन पहले ही उपलब्ध थे, दक्षिण भारत के सूखे व पठारी भागों में सिंचाई के साधनों की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जो राजस्व प्रणालियाँ सरकार ने प्रचलित की थी वे सब किसानों के खून चूसने वाली सिद्ध हुई। उद्योग धंधों में भी इसी प्रकार की गिरावट आई और प्रधानतः हस्तशिल्प और गांवों की स्थानीय मांग और शहरों में रहने वाले पुराने सामंतवादी परिवारों के संरक्षण पर जो अवलंबित थी उन पर भी कुठाराघात किया गया। यद्यपि इन लघु व कुटीर उद्योगों में अधिक संख्या में व्यक्ति कार्यरत नहीं थे, पर उनके द्वारा तैयार
की गई वस्तुएं अपनी उत्कृष्टता और अद्वितीयता के लिए विश्वविख्यात थी। मदुरा, अहमदाबाद, लखनऊ, चंदेरी, कृष्णानगर और ढाका की मलमल तथा अन्य सूती वस्त्र, कश्मीर और पंजाब के ऊनी वस्त्र, बनारस के धातु उद्योग तथा राजपूताना के आभूषण जैसे विकसित उद्योगों का उल्लेख कर देना ही पर्याय है। इन हस्तशिल्प उद्योग के कारण ही भारतवासी अंग्रेजों के आने से पूर्व दीन नहीं वरन संपन्न थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में यह आर्थिक पिछड़ापन हमें दृष्टिगत होने लगा। अतः भारत का यह पिछड़ापन उतना आधुनिक है जितना भारत में ब्रिटिश शासन और भारत की आर्थिक अवस्था को दयनीय साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने अपने शोषण से ही बनाया। अब आता है कि भारत में आर्थिक शोषण के कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से रूपों में भारत का आर्थिक शोषण किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पर अवलंबित रहना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी और ब्रिटिश काल में भी रही। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक ग्रामीणीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके कारण खेती पर पारंपरिक निर्भरता और अधिक बढ़ी। फलतः 19वीं शताब्दी में देश की लगभग 80% जनसंख्या भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करती थी। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार की आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था। 1878 में भू राजस्व 1,98,91,91,91,145 रुपया था। वहीं 1889 में 2,39,81,399 करोड़ और 1901-1902 में बढ़कर कि ये 2,74,32,027 रुपये हो गया। स्पष्ट है ब्रिटिश सरकार निरंतर भू राजस्व को बढ़ाती रही, चाहे देश में अकाल पड़े या अतिवृष्टि से फसलें खराब हो। अब आता है कि किसानों का किस प्रकार शोषण किया गया। पहला, माल गुजारी के विभिन्न साधन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल की स्थायी बंदोबस्त किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान वर्ग भारी भूकर से दबता रहा और जमींदार वर्ग दिनों दिन अमीर बनता गया। जमीन के स्वामी जमींदार बन गए और वे किसानों से मनमाना भूमि कर लगाते रहे। कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप राजस्व 34 लाख हो गया। अमीर सामंत व जागीरदार ब्रिटिश सरकार के स्वामी भक्त बनकर रह गए और वे उनकी नाना प्रकार से आर्थिक सहायता करते थे। स्थायी बंदोबस्त ने आय निश्चित कर दी और खर्च दिनों दिन बढ़ता गया। इस आर्थिक अभाव को दूर करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने मद्रास व पंजाब में रेतवाड़ी व्यवस्था ऊंची दर पर लागू की। इस व्यवस्था से पैदावार का लगभग आधा भाग सरकार को देना होता था। इस व्यवस्था से भी जब अंग्रेजों की आर्थिक दशा नहीं सुधरी तो बम्बई और संयुक्त प्रांत में महलवाड़ी व्यवस्था कर दी। इस व्यवस्था के पीछे भी स्पष्ट था कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीय किसानों का शोषण था। अतः स्पष्ट है कि इन नवीन व्यवस्थाओं के लागू होने से किसानों की आर्थिक दशा पर घातक प्रभाव पड़े, जिनकी चर्चा हम विगत कक्षाओं में भी कर चुके हैं। क्योंकि करों की दरें इतनी अधिक थी कि किसान इन्हें चुका ही नहीं पाते थे और कई बार उन्हें इन लगान चुकाने के लिए ऋण भी लेना पड़ता था। किसानों से नकद रुपया लिया जाता था। कर समय पर न अदा करने पर किसानों की जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए वह साहूकार से ऋण लेते थे और कर्ज लेने से किसानों की आर्थिक अवस्था और भी दयनीय हो गई। फसल कटने पर किसान के घर अनाज पहुंचने से पूर्व ही सारी फसल सरकारी कारिंदे व ऋणदाता साहूकारों द्वारा उठा ली जाती थी, जिसकी चर्चा हमें इतिहास के साथ साथ उस समय के साहित्य में भी
बहुत बखूबी देखने को मिलती है। इसका कृषि के व्यवसायीकरण का जो चर्चा है वो हम अगली कक्षा में करेंगे।